मुद्द्यासाठी मी हे पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. आपल्या सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद. 27 नोव्हेंबरला आम्ही एक घोषणा दिली होती की चलो मुंबई, आणि एक 3-4 असे मुद्दे आहेत ज्याच्यासाठी आम्ही सर्व महाराष्ट्रातले जे मुस्लिम समाजातले लोक आहेत त्यांना आम्ही आमंत्रित केलं होतं की आपल्याला मुंबईला जायचे आहे. पण 27 तारखेच्या कार्यक्रमाच्या बाबतीत आम्हाला पोलिसांकडून एक पत्र मिळालं की आम्ही परवानगी देत नाही कारण कोरोना आहे. तर त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं होतं की मुंबईमध्ये कार्यक्रम सुरू आहे, सर्व राजनैतिक पार्टीयांची सभा सुरू आहे, आणि मी उदाहरण पण दिलं होतं की औरंगाबाद मध्ये आपण एक मोर्चा काढला होता शिवसेनेच्या वतीने, नागपूरमध्ये मोर्चा काढण्यात आला होता भाजपच्या वतीने, शरद पवार साहेबांनी महाबळेश्वर मध्ये त्यांच्या युवा कार्यकर्त्यांचा खूप मोठा एक कार्यक्रम घेतला होता. तर ते सगळे असताना फक्त आमच्यासाठी करोना का येतो हे आम्हाला प्रश्न पडला होता. पण त्याचा मान ठेवून, आणि त्यांनी हे पण सांगितलं होतं की अमरावती आणि नांदेडमध्ये जे घडलेलं आहे ते बघून आपण हे परमिशन नाकारत आहे. म्हणजे तुम्ही अमरावतीचं उदाहरण देता, औरंगाबादचं उदाहरण का देत नाही की औरंगाबाद शांतीपूर्ण होतं, औरंगाबादमध्ये काही झालं नाही आणि अनेक शहरामध्ये काही झालं नाही होतं, पण त्यांना आम्हाला द्यायचं नाही होतं. आणि स्पष्टपणे मला सांगायचे हे आहे की सरकारमध्ये बसलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विशेषकर त्यांच्या दबावाखाली हे पोलीस काम करत आहे, म्हणून आम्हाला ते परमिशन नाकारण्यात आली होती. त्याच दिवशी आम्ही निर्णय घेतला आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहेबांशी बोलून की आपण हे पुढे ढकला, आणि त्यांनीही मान्य केलं की आपण काही दिवसासाठी ते पुढे करू. आणि आम्ही 11 तारखेची डेट दिली होती, 11 डिसेंबरला आम्ही मुंबईला येणार आहे. अब त्याची आमची सगळी तयारी पूर्ण झालेली आहे. उद्या आम्ही मुंबईला जाणार आहे, आणि फक्त औरंगाबाद नाही पण महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या शहरातून लोक मुंबईला येणार आहेत. सगळं काही जे निर्बंध हे आहे, प्रिकॉशन्स घेऊन ते सगळं आम्ही पालन करून तिथे जाणार आहे. आता ये सिर्फ एक मोर्चा नहीं है, ये सिर्फ एक रैली नहीं है. हम इसको तिरंगा रैली का नाम इस वजह से दिए है कि हमारी हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लगा के जाएंगे. उसका एक दूसरा मकसद ये है कि इस साल 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को, और सरकार ने वजीर आजम ने कहा है कि साल भर अमृत महोत्सव मनाना है करके. तो हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं. देश के प्रति हमारी आस्था, हमारी मोहब्बत वो भी जताने के लिए हम वहां पर कोई राजनीतिक हमारा झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम देश के तिरंगा लेकर जा रहे हैं. कल औरंगाबाद में अगर कम से कम भी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक कितने नहीं वो ठीक है पुलिस का, लेकिन हमारे पास एक अंदाजे के हिसाब से हमारे पास 250 गाड़ियां सिर्फ औरंगाबाद से निकलेगी. 250 गाड़ियां औरंगाबाद से निकलेगी. हर गाड़ी के ऊपर जो है वो एक तिरंगा रहेगा, और हम मुंबई की तरफ जाएंगे. औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना से होते हुए हम एक्सप्रेस वे लेके हम मुंबई की तरफ जाएंगे. अब आपने ये देखा होगा कि हमने अभी तक है तो हमारा वेन्यू फाइनल नहीं. बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मुंबई में वेन्यू क्या है करके. हमारा वेन्यू फाइनल हो चुका है. हमारा परमिशन जो है वो हमको मिल चुकी है, लेकिन हम उसकी घोषणा इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर हमने जो वेन्यू फाइनल किए थे हमने पैसा भर डाले. पैसा भरने के बाद फिर वहां पे कई एनसीपी का नेता पहुंच गया कि कांग्रेस के मंत्रियों के फोन चले गए कि मतलब ये एमआईएम को ये हॉल देना नहीं, ये ग्राउंड देना नहीं करके, और ऐसा कैंसिल किया गया है. हमने इससे पहले जो है वो बीकेसी मांगा था. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो मुंबई का सबसे बड़ा ग्राउंड है. हम चाहते तो आजाद मैदान ले सकते थे. आजाद मैदान भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन हमारे लिए छोटा पड़ा होता, तो इस वजह से हमने बीकेसी मांगा. तो पहले बीकेसी ने हमारे से पैसा ले लिया. बीकेसी ने कहा कि आप जाके पुलिस में परमिशन के लिए कर दीजिएगा. हम पुलिस के अंदर गए तो पुलिस ने कहा कि नहीं कोरोना है करके उन्होंने वापस कर दिया. दूसरी मर्तबा हमको ये बताया गया है कि जब हमने दूसरी मर्तबा उसके लिए अप्लाई किया तो उनके ऊपर बहुत दबाव आया, और बीकेसी ने हमको ये स्पष्ट उसके अंदर बताया है कि साहब हमको हमारे ऊपर ये है, हम दे नहीं सकते हैं करके उन्होंने रिटर्न के अंदर हमको दे दिया कि
हम परमिशन नहीं दे रहे हैं करके। तो ठीक है, बीकेसी हमने छोड़ दिया है। अब हम कल यहाँ से जाएंगे और जो मुद्दे हमने लेकर गए हैं, देखिए एक तो मुद्दा ये है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने जब हमको दे दिया है, तो ये सरकार जो पिछली जो सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की, उनसे ये इतना ताकत के साथ इतना जोर देके लड़ते थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तो मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब वही लोग सत्ता में आगे बैठे, उनमें से कितने ऐसे हैं जो उस वक्त इतना चीज के लड़ते थे, आज मंत्री बने बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर है, लेकिन झूठे मुंह ही सही, लेकिन वो एक मर्तबा भी जिक्र नहीं करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा, लोकसभा के अंदर भी यही वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट तो मांगती है, लेकिन सुप्रिया सुले वहां पे खड़े रहती है तो पहले मर्तबा खड़े रहती है कि मराठा को रिजर्वेशन देना है। फिर जब ओबीसी का मामला आता है कि ओबीसी रिजेक्ट हो जाता है, ओबीसी का रिजर्वेशन, तो वो दूसरी मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर भाग के आते हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना बोल के ये वहां पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के तो ये करते हैं। इसी तरह से जितने भी उनके बाकी दूसरे कांग्रेस के एमपीज हो या दूसरे राष्ट्रवादी के हो, तो ये सब है जो है ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो उनको फायदेमंद है उनके लिए वो खड़े रहते हैं। तो हम क्या सिर्फ एक खिलौना हो गए आपके लिए कि आप इलेक्शन में आएंगे और मुसलमानों से वोट मुझसे मांग के चले जाएंगे करके? हमको मिलो ना मिलो, लेकिन कम से कम झूठे मुंह ही सही तुम उस मुकाम के ऊपर जो पहुंचे हैं उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है करके, या तो इसको कबूल हो या बोल दो कि भाई हमको नहीं देना है करके। इसमें दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, आपको ये मालूम होगा कि हमने आज से तकरीबन 3 महीने पहले हम शरद पवार साहब से जाके मिले थे, जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, उसके अंदर कांग्रेस के एक आमदार है, राष्ट्रवादी के एक खासदार है हमारे फौजिया मैडम, हम सब ने जाके मिले थे उनसे और उनको ये बताए थे कि साहब ये जमीनें जो है ये हमारे लोगों की है और इसको अगर इस तरह से लूट खसूट स्कीम चालू है और सरकार तमाशाई बनकर देख रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। हमने उनसे कहा था कि एक मीटिंग है तो आप मुख्यमंत्री साहब के साथ लगाइए। हमारा ये अनुमान है कि कम से कम अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपया जो वक्फ बोर्ड का है, वो पैसा महाराष्ट्र के पूरे अलग अलग कलेक्टर ऑफिस के पास है तो जमा है। वो कौन सा पैसा है जो लैंड एक्विजिशन के अंदर गया है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गया है, कोई रोड की एक्विजिशन के लिए गया है, तो ये पैसा वहां पर पड़ा हुआ है। वो पैसा तो हमारे हक का है, वो पैसा तो हमको मिलना चाहिए करके, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो पवार साहब ने फौरन अपने पीए को बुलाया और कहा कि एक पत्र लिखो और एक मीटिंग जल्दी से लगवाने लगा। आज 3 महीने हो गए, आज एक ना उनके तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कोई मीटिंग की बात हो रही है, ना कोई हमारी जो मांग की है उसके ऊपर आवाज ये हो रही है। तो अब हमने तय किया है कि जिसको जो भाषा समझ में आएंगे उस भाषा के अंदर जाएंगे करके। कल बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर डाला जा रहा था कि ये रैली नहीं निकालना चाहिए करके, उसमें नागपुर के एक पीआई ने तो एक लेटर दे डाला कि तुम जा नहीं सकते करके। मैं बोला क्यों नहीं जा सकते, गाड़ियों के ऊपर कहीं प्रतिबंध है, कोई आपने व्हीकल के ऊपर बैन लगाए है जो आप इस तरह से लिख दे रहे हैं करके। तो हमने तय किया है कि कल सुबह 7 बजे आमखास मैदान के ऊपर से हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे हमारे जितने भी अलग अलग जिलों के जो औरंगाबाद से होके गुजरने वाले हैं वो लोग भी औरंगाबाद आ जाएंगे, जिसके अंदर बीड़ है, नांदेड़ है, परभनी है, जालना है, यवतमाल, वाशिम, वर्धा। तो यहाँ के भी जितने भी लोग उसमें शामिल होने वाले थे वो रात में ही हमारे पास पहुंच जाएंगे, उनके रहने का इंतजाम किया गया है और सुबह हम लोग फजर की नमाज पढ़ के तो हम निकल पड़ेंगे। एक बात यह है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अलग अलग कमिटीज को बांटी गई है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें जाना है। चूंकि हम तिरंगा लगाकर जा रहे हैं, हर बात का बहुत ही बारीकी से ये ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर भी हमारे तिरंगे की बेहुरमती ना हो करके उसमें। अब सिर्फ एक बात ये है कि हमारा वेन्यू जो है, ये मैं महाराष्ट्र के तमाम आवाम को ये बताना चाहता हूं कि मैं अगर अभी डिक्लेयर कर दिया है कि कल मुंबई में कहां पे हम आने वाले हैं, तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 मंत्रियां वहां पे पहुंच जाएंगे और वो कैंसिल करवाने लगा देंगे। तो इस वजह से हम वो वेन्यू का डिक्लेरेशन जो है वो या तो रात में करेंगे या सुबह करेंगे। हमारा कार्यक्रम जो है वो कल शाम में रहेगा और उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ इतना ये अनुरोध करूंगा कि
इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आप रुकावट लाने की कोशिश ना करें। नियम सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी वही नियम लागू हुआ और इसको अगर अच्छे तरीके से अगर आपने हमारे को कोऑपरेट किया तो बहुत अच्छे तरीके से हम आएंगे, हमारा जो मैसेज है वो कन्वे करेंगे और लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया है। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती और किसी के दबाव के अंदर अगर आप ये करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब हमने तय किया है कि हमको जाना है तो जाना है उसमें, तो हम जाने वाले हैं। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम चाहेंगे कि मीडिया भी कम से कम विशेषकर फोटोग्राफर्स अगर हमारे पास, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इस मुल्क की तारीख के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कभी इतना खूबसूरत मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहां पर सौों से गाड़ियां जो है, हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा और वो तिरंगे का जो मंजर रहेगा वो मेरे हिसाब से अपने कैमरों में कैद करने जैसा एक ये रहेगा। तो मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी इसके अंदर हमारे साथ चलें और देखें कि हम लोग किन जायज मुद्दों की वजह से यहाँ पर निकलने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। दुर्दैव ऐसी बात का है कि देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि जो ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है, अगर वो भी हमारे साथ जोड़ना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। हम कल जाते वक्त जो कोईगांव के ऊपर वो काका साहिब शिंदे जिसने आत्महत्या की थी, एक तरह से उसने अपने रिजर्वेशन के लिए, अपने समाज के रिजर्वेशन के लिए उस नौजवान लड़के ने अपनी जान की आहुति दी थी। वो अपने खुद के लिए नहीं मरा है, उसने अपने समाज के लिए तो अपनी जान दी थी। तो हम जाते जाते उसको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाएंगे और हमारा मकसद यही है कि जो समाज जिसको भी मिला है, मुसलमानों के साथ हम समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा धोखा किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारे कानूनी हमारी लड़ाई कहीं पर भी नहीं है। आज अगर मराठास को नहीं मिल रहा है तो ये अदालत का मामला है, ओबीसी का कैंसिल हुआ है तो ये अदालत का मामला है, लेकिन मुसलमानों को तो पूरा है, तो 100% है। तो कोर्ट ने ही कहा है कि इनको एम्पिरिकल डाटा इनका ऐसा है कि जिसकी वजह से इनको मिलना चाहिए करके। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, अब इस हमारे से ये सवाल किया जाएगा कि इसी वक्त क्यों, तो हाँ, हम यही वक्त इस वजह से चुने हैं क्योंकि अब यही नेता दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर आने वाले हैं, दोबारा अपनी सभाएं सजाने वाले हैं, दोबारा लोगों को, हमारे लोगों को सपने दिखाने वाले हैं। तो हम उनसे दो सवाल तो करेंगे ना कि हमारी जमीनों का क्या हुआ है करके, हमारे रिजर्वेशन का क्या हुआ है करके। तो हमने सही वक्त चुना है, जाएंगे, लड़ेंगे और इसकी लड़ाई की शुरुआत है, समझ लीजिएगा। और एक चीज साफ तरीके से, अगर इसके अंदर कोई रुकावट आएगी, हम हमारा आंदोलन बहुत तेज करेंगे, बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे। फिर उसके लिए अगर मराठा समाज का कोई लड़का अगर मर सकता है तो मुसलमान भी सड़क के ऊपर आकर अपनी लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएगा करके हमारी पूरी तैयारी उसके लिए। कितने लाख लोग मैं सबके लेता हूँ। मुंबईतून कुठून सुरुवात होणार आहे तुमची सांगा आणि किती वाजता मुंबईतून सुरू होईल आणि कशी असणार आहे? नहीं, मुंबई रैली नहीं, रैली है तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकल रही है। हमारे जैसे कोल्हापुर, शोलापुर से अलग टीम निकलेगी, हमारा इधर से नॉर्थ महाराष्ट्र से अलग टीम निकलेगी, हमारा विदर्भ की टीम अलग तरीके से निकलेगी और मुंबई में जाके हम एक जगह के ऊपर हमारी सभा होगी वहां पर, जिसको है तो असदुद्दीन अवैसी साहब संबोधित करेंगे। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ठीक है, मैं एमआईएम का एक खासदार हूं, अब इत्तेफाक से ये है कि मुसलमानों का इकलौता एक खासदार महाराष्ट्र के अंदर है। पवार साहब एक आध जिताना चाहिए था, कांग्रेस वालों ने एक आध जिताना चाहिए था, तो हम उनके नेतृत्व में जाते थे। लेकिन अब इकलौता हूं तो मैं इसको लीड कर रहा हूं। लेकिन ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक हमारे मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, औरंगाबाद में जितने भी हमारे दूसरे पार्टियों के लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबको हमने ये पत्र दिया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के वक्त में आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर आपको डालना है, आप डालिए। लेकिन एक मर्तबा हम आपसे आजीजी से गुजारिश कर रहे हैं
एक मर्तबा कौम के लिए, देखिए बाकी के वक्त में यही वो लीडर है जिनकी वजह से इन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से अपने पार्टी को बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन अपने कौम को बहुत पीछे छोड़ दिए है। आज हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए करके। हमने हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष है, समीर साजिद साहब हो गए हैं, शारिक नक्शबंदी साहब हो गए हैं, इन्होंने अपने अपने लेटर हेड के ऊपर सबको पर्सनली जाके दिए हैं। एक मर्तबा एक मुद्दे के ऊपर सामने आए। जलील सर, तुम्ही विचारलं स्पेसिफिक टायमिंग उद्या सकाळपासून ते तुमचा सुरू झाल्यानंतर तो जो एक टाइम टेबल जो असतो ना सभेपर्यंतचा सभा, ते जरा स्पेसिफिक सांगा। हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और 7 बजे निकल के हम अहमदनगर पुणे होते हुए हम एक्सप्रेसवे के करीब वहां पे हम जितने भी लोग जा रहे हैं उनका वहां पे एक मीटिंग पॉइंट है, वहां पे लंच करेंगे और लंच करके फिर हम लोग सब साथ में जितने भी यूनिट्स जो पश्चिम महाराष्ट्र से भी आ रही है वो सब साथ में मिलके, और 5 बजे ये सभा शुरू होगी। कल अवैसी साहब दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे और वो सभा के वेन्यू के ऊपर आएंगे और 5 बजे वो सभा शुरू होगी। हम रात में 9 बजे तक ये सभा पूरी कंप्लीट करके कल रात में ही हम लोग अपना वापस होंगे। राज्यातल्या कोणत्या विभागातून किती लोक मोटरसायकलवर त्या रॅलीवर गाड्या घेऊन जात आहेत, जे कार आहेत तुमच्या रॅली किती लोक किती गाड्या असतील रॅलीमध्ये, त्याची संख्या काय असेल, किती लोक सभेला येतील असा अंदाज आहे? साहेब मला हे सांगायचे आहे की फक्त मी जे आमची एक कॉर्डिनेशन टीम तयार केली होती की डिव्हिजन वाईज आम्ही हे केलं होतं, तर त्याच्या अनुषंगाने औरंगाबाद मधून जे गाड्या निघणार आहे ते यांनी जे आंकड़ा दिलेला है, ये इसके अंदर 19-20 भी हो सकता है, लेकिन 320 गाड़ियों का इन्होंने हमारे को ये बताया है। 320 गाड़ियां सिर्फ यहाँ से निकलेगी करके और बाकी की गाड़ियां कहाँ से निकलेगी करके। अच्छा इसमें ये है कि इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया है, हमने महाराष्ट्र के जितने भी हम जहां से जा रहे हैं, हमने अहमदनगर पुलिस कमिश्नर, पुणे पुलिस कमिश्नर, पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर प्लस एसपीस, ये सबके एसपीस प्लस नवी मुंबई एंड मुंबई पुलिस कमिश्नर्स को सबको हमने पत्र दिया कि हमारे को ये हम यहाँ से आ रहे हैं, इसके ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आप थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि गाड़ियां जा रही है तो पूरा रोड हम ऑक्युपाई करके हम सिर्फ एक लेन के अंदर जाएंगे, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेंगी। हमारे साथ 3 एम्बुलेंसेस रहने वाले हैं, हमारे साथ पंक्चर बनाने के लिए पंक्चर वाले रहेंगे, हमारे साथ मैकेनिक्स रहेंगे कि गाड़ी किसी की खराब होगी तो उनको साथ में लेकर चलें करके। बरं, किती ठिकाणी परवानगी मिळालेली आहे, किती ठिकाणी परवानगी मिळालेली नाही, आणि जर तुम्हाला अडवलं तर मग तुमचं काय असेल? देखिए हाँ, ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि एक मर्तबा हमने आपका मान सम्मान इज्जत आपको देकर हमने कैंसिल किए थे हमारा प्रोग्राम, लेकिन इस बार हमको कोई वजह नहीं लगती है कि आप हमारा क्यों हमको रोका जा रहा है करके। हमारी परमिशन कहाँ पे मिली, कितनी मिली है करके ये हम बाद में बता देंगे, लेकिन हम कल प्रोग्राम करने वाले हैं, कल हम जाने वाले हैं, किसी भी सूरत के अंदर जाने वाले हैं। अगर पुलिस चाहती है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको हो जाना चाहिए तो हमारे साथ कोऑपरेट करें। चला बोला। आपण नियमांकित पदाधिकारी येतील, परंतु आपण इतर लोकप्रतिनिधीला जे पत्र पाठवले, किती लोकांकडून रिप्लाय आला की आपण सभेला उपस्थित येऊ शकतील म्हणून? देखिए ऐसा है कि जो पार्टी के बड़े नेता है या जो अपने आप को बड़े बड़े नेता मानते हैं, हालांकि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो लोगों की तरफ से तो ये है कि भाई तुम राजनीति क्यों जा रहे हैं, तुमको रिजर्वेशन मिलने वाला है करते। हम तो बोले साहब बताइए ना, आपके लोग सरदार साहब ने रिप्लाई दिए क्या? नहीं, सत्तार साहब ने नहीं दिए हैं, बल्कि सत्तार साहब सुनिए ना, सत्तार साहब का भी वो भाषण हमारे पास है कि जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो करके उसमें। अब अगर गवर्नमेंट अगर ये चाहती है, उद्धव साहब ने अगर आज के दिन ये ऐलान करता है कि आने वाले अधिवेशन के अंदर हम ऑर्डिनेंस लेके आने वाले हैं मुसलमानों के रिजर्वेशन की, जैसा आपने लॉलीपॉप 2014 के अंदर मुसलमानों को दिए थे, लॉलीपॉप दिया गया था 2014 के अंदर इलेक्शन के बिल्कुल सर के ऊपर कि जब उनको मालूम था कि अपन हारने वाले हैं, मुसलमान अपने से दूर चला जाएगा, तो उन्होंने हमारे को एक ऑर्डिनेंस लेके आए, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। अब सत्ता में आ गए, अब आपके पास तो बहुमत है और अब तो आपके पास अगर शिवसेना भी है जो अपने आप को मुसलमान कोणी येणार आहे का?
इतर पक्षात मॅडम आपल्या सोबत असतात काम याला त्या येणार आहेत का? जे आले त्यांच्या स्वागत, जे नाही आले त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही आता बोलले की मैं पहली बार मुसलमानों का एमपी हुआ हूँ असं म्हणाले. तुम्ही हे विसरलेत का की औरंगाबादचे एमपी आहेत? देखिए कुछ मुद्दों के ऊपर मेरे हिसाब से एमआईएम का स्टैंड बहुत क्लियर है. अगर ये मुद्दा, अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोई मुसलमान लीडर अगर उठाता, मेरे हिसाब से हम इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाते. लेकिन उनकी खामोशी हमको मजबूर कर रही है कि सड़क के ऊपर आना पड़ेगा करके उसमें. और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं मुसलमानों के एक सबसे अहम मुद्दे के ऊपर अगर हाथ लगा रहा हूं, हम कोई गैर कानूनी बात मांग नहीं रहे हैं, जिसको कोर्ट ने एंडोर्स किया है, जिसको हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया है, तो आओ और बोल डालो हमारे को कि साहब हम नहीं देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे हम किसी भी सूरत के अंदर. हमारे को अफसोस और दुख इस बात का है कि इनको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए कि मतलब जब विपक्ष के अंदर थे तो कैसा लड़ते थे ये देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के साथ कि मुसलमानों को दो करके. आज आने के बाद एकदम बिल्कुल भूल गए. फिर दोबारा आने वाले हैं, नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर आएंगे, फिर मुसलमानों को बोलेंगे जो हम सेक्युलर है करके, ये एमआईएम जातिवादी है, कट्टर है करके. अरे तुम नेतृत्व करो ना, चलिए सत्तार भाई को नेतृत्व दे दे, मैं पीछे कार्यकर्ता बन के चलता हूं. ले लीजिएगा, फौजिया मैडम को दे दीजिएगा उसमें, किसी को तो भी बोलिए ना नेतृत्व करे करके उसमें. हमने क्या खामोश बैठ के हमें एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं साहब वो नाराज हो जाएंगे, वो सेक्युलर पार्टियां हैं करके. सर वोट किसका नंबर आएगा? वोट जागरूकता के मामले में आगे किसका नंबर आएगा? अभी तो देखिए पैठन का मामला आया है और एक एसटी का मामला नहीं आया है. उसके अंदर आप ताज्जुब करेंगे कि मतलब कितने बड़े बड़े. अभी अगली मीटिंग जो है 16 तारीख के दिन वो ऊना में है और ऊना में तकरीबन 40 एकड़ जमीन जो है वो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स ने उसको एक्वायर करी थी. वहां की पूना की जो टीम है, वहां के एजे खान साहब जो रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो जमीन है तो हमने वापस वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर कराए हैं. 40 एकड़ जगह जो है वो कोंडवा काकरज रोड के ऊपर मतलब करोड़ों रुपए की है. वो लोगों ने सोचा था कि मतलब ये जमीन कब आएगी करके उसमें. तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा. आप ये समझ लीजिएगा कि मतलब जितने आते जाएंगे उनका नंबर लगते जाएगा. आष्टी के मामले में था क्या है? आष्टी का जो मामला है स्पेसिफिकली ऐसा बता नहीं सकता हूं जब तक मैं ये देखता नहीं. लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब जहां जहां भी, जैसा आपने परतूर के मैटर के अंदर, परतूर के अंदर अरेस्ट कराए, परतूर के अंदर भी सेम ऐसा ही था. पैठन के अंदर भी 24 एकड़ जमीन जो है वो 24 एकड़ जमीन वहां से चली गई है. अब हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को 3 जगह के लिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास एक प्रपोजल है, उनके पास एक स्कीम है कि अगर वक्फ की जमीन है और वो जमीन को डेवलप करना चाह रहे हैं तो गार्डन की स्कीम है, गार्डन या प्लेग्राउंड की. तो हमने 3 जगह के प्रपोजल जो है वो भेजे हैं. एक तो जो नक्षत्रवाड़ी की जमीन हमने वापस लिए है, उस जमीन का प्रपोजल भेजा है. दूसरा मौलाना आजाद कॉलेज के पीछे जो रोजेबाग का जो ईदगाह है उसके पीछे की जो जमीन है वहां का एक दिए है, और रेलवे स्टेशन के पास एक दरगाह की जमीन है. तो वहां का 4-4 करोड़ के 3 प्रपोजल्स भेजे हैं. तो हमारी उम्मीद है कि एक आध प्रपोजल तो हम कैसे भी उसको सैंक्शन करवा के लेके आएंगे. ये एक मुद्दा हो गया. इससे ताल्लुक अगर सबका खत्म हो गया होगा तो एक छोटी सी बात ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के एक अखबार के अंदर ये आया है कि जालना रोड के ऊपर जो एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, 70 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं. हमारा ये कहना है कि जब जालना रोड का नया प्रस्ताव बन रहा है, जब हम जालना रोड का पूरा नक्शा चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये रातों रात ये फ्लाईओवर क्यों बनाया गया है, फुट ओवर ब्रिज. मैंने इसके ताल्लुक से मैंने एनएचएआई के जो चीफ जनरल मैनेजर है आशीष असाटी साहब, मैंने दिल्ली में इनके साथ 2 घंटे बैठकर चर्चा की है कि हमने जालना रोड को किस तरह से करना है. वो फाइनल हो गया. यहाँ पे आने के बाद आज पेपर के अंदर फोटो आई है कि वो उसको रातों रात है तो उन्होंने मुकुलवाड़ी के पास है तो बना दिए है. सिर्फ ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है. मैंने एनएचएआई के सीजीएम को और यहाँ के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनको हमने पत्र दिए हैं कि ये काम जालना रोड का फौरन रुकाया जाए, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज जो है ये सिर्फ पेड प्रोजेक्ट है. सिद्धार्थ गार्डन के सामने अगर दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक आप बैठो, अगर उसके ऊपर से 10 लोग भी चले गए, 10 लोग, तो
तो यानी कि सिर्फ ये है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, रातों रात होकर इसको बनाने का काम शुरू किया गया है। तो ये फौरन रोका जाए करके ये हमारी मांग है। न्यायालय का भी उसी होगा। सब बोगस आता है, वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, स्पेशली जो कैमरामैन है और हमारे वीडियोग्राफर